जी, तो बेसिकली अब हम ग्लाइकोलाइसिस के फेज 2 को डिस्कस कर लेते हैं। अब जहाँ पे हमने छोड़ा था हम वहीं से शुरू करेंगे। जैसे कि हमने ये सारा प्रोसेस रीड कर लिया था कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट, 6 फास्फेट से फिर फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट, और फिर ये दो एल्डोलेज की प्रोसेस में अलग अलग किया था एल्डोलेज ने डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में और ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फास्फेट। अब हमने बताया था कि दो इरिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं, इनकी रेगुलेशन कैसे होती है ये बात हो गई थी। अब उसके बाद एक हमारा फेज हो गया। अब इसका हमने रिजल्ट क्या निकाला था, 2 एटीपी यूज होते हैं 1, 2, और ये दोनों स्टेप्स जो हैं इरिवर्सिबल होते हैं, बाकी सारे रिवर्सिबल हैं। ओके, अब आता है दूसरा। अब इसमें क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वहाँ पे हमने यूज की थी, यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे मतलब एटीपी बनेगा। ठीक है, इसी तरह बाकी चीज़ें भी बनती चले जाएंगी। ओके, सो बेसिकली मैंने डेफिनेशन कैसे बयान की थी आपको, ग्लाइकोलाइसिस इज अ रिएक्शन व्हिच कंसिस्ट ऑफ 10 रिएक्शंस इन व्हिच एटीपी एंड NADH इज प्रोड्यूस्ड। हियर इज NADH एट ATP व्हिच आर प्रोड्यूस्ड। ओके, सो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन DHAP और दूसरी तरफ ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फास्फेट, ये आपस में आपको मैंने बताया था 3 कार्बन इसमें 3 कार्बन इसमें, फ्रुक्टोज के 6 होते हैं, वो स्प्लिट हुआ था इन दोनों में। तो ट्राई फास्फेट आइसोमरेज एंजाइम यूज हो रहा है। अब ये जो बेसिकली डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है, इसको ग्लाइकोलाइसिस को कंटिन्यू करने के लिए ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट होना पड़ता है, तो ये कन्वर्ट होता है इसमें। अब रिएक्शन कंटिन्यू होगा। अच्छा, अब क्या होगा, ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है वो बेसिकली क्या करेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बिस फास्फेट में, मतलब कि एक फास्फेट और ज़्यादा हुआ। अब जब फास्फेट ज़्यादा हुआ तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कारनामा तो हुआ ही होगा। यहाँ पे हमारे पास एक एंजाइम होता है ग्लिसरॉल फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज। जैसे मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जहाँ पर काइनेज आ जाए ATP यूज़ होगा, जहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज आ जाए वहाँ पे याद रख लीजिएगा NADH की प्रोडक्शन हो रही होगी। ओके, सो रिमेंबर दैट अगेन, डिहाइड्रोजिनेज आ गया, NADH की प्रोडक्शन होगी। ये सारी बायोकेमिस्ट्री में काम आएंगी बातें, आपको याद रखिएगा। ओके, अब क्या हुआ, 1,3 बिस फास्फेट से बना 3 फास्फोग्लिसरेट। अब यहाँ से आपके पास यहाँ पे 1 और 3rd पोजीशन पे 2 फास्फेट थे, एक फास्फेट निकला 1 पोजीशन से। और फास्फेट किस काम का, बेसिकली वो ADP एक्सेप्ट करती है और बना देती है ATP। हमारा ATP बन गया। याद रखिएगा दोनों साइड्स पे सेम रिएक्शन होंगे, सेम एंजाइम यूज होगा। ओके, अब क्या हुआ, 3 फास्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हुआ 2 फास्फोग्लिसरेट में। ठीक है, अब इन सब में कोई फास्फेट का डिफरेंस नहीं आया, एक्चुअली में उसकी पोजीशन चेंज हुई जस्ट। ओके, तो हमने कहा एक म्यूटेशन ही हुई है, तो हमने कह दिया कि फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम यूज हुआ। ओके, अब क्या हुआ, अब 2 फास्फोग्लिसरेट आ गया। अब 2 फास्फोग्लिसरेट से बना फास्फोइनोल पायरोवेट। इसमें एंजाइम कौन सा यूज होता है, एनोलेज, याद रखिएगा। अब ये सारे के सारे जो है इरिवर्सिबल है, एक ऐसा स्टेप आएगा जो इरिवर्सिबल होगा। ये सारे के सारे रिवर्सिबल हैं, ये इरिवर्सिबल है। मैंने एरो जानबूझकर लगा कर काटा है ताकि ये याद रहे। आप बुक में ऐसे ही लगा के याद करेंगे, भूल जाते हैं बच्चे अक्सर। अब इरिवर्सिबल है, ठीक है। अब फास्फोइनोल पायरोवेट से पायरोवेट में जाने के लिए हमने एंजाइम यूज़ किया पायरोवेट काइनेज। मैंने क्या बोला था, काइनेज आया मतलब कि ATP बन गई यहाँ पे। अच्छा, एक बार याद रखिएगा, ये वो वाहद ऐसा स्टेप है बायोकेमिस्ट्री में जहाँ पर ATP काइनेज जो है वो बनाता है, यूज़ नहीं करता। ये वाइवा का एक बहुत मशहूर क्वेश्चन है कि वो एक वाहद रिएक्शन, सिंगल रिएक्शन बताएं जहाँ पे बेसिकली ATP बन रही है काइनेज से, तो यही है, याद रखिएगा। ओके, बाकी सब में ये बेसिकली यूज़ ही कर रहा होता है। ओके, अब यार अगर ये इरिवर्सिबल है तो वाई नॉट इसकी रेगुलेशन होनी चाहिए ना। तो रेगुलेशन हमने वैसे बाकियों की भी पढ़ी थी, या आपको एक बार मैं दोबारा रीन्यू करवा देता हूँ। ये देखो, ये हमने पढ़ी थी, ये रेगुलेशन ही थी ना, इनहिबिट और एक्सेलरेट करना। तो यहाँ पर भी कुछ होगा, जो ATP और एलानिन है ये इनहिबिट करते हैं काइनेज की एक्टिविटी को। ATP अगेन हाई एनर्जी लेवल, एलानिन भी हाई एनर्जी लेवल को। इसी तरह जो फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट है, ये क्या चीज़ है,
बेसिकली ये जो हमारा प्रोडक्ट बना था फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट, ये बेसिकली ये जाके इसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, मार्क कर लीजिएगा इसे, हाइलाइटर से रेड बॉल पेन से लिख लीजिएगा, बहुत बार आता है ये। ठीक है जी, याद रह गया। अब हम क्वेश्चंस पे गौर कर लेते हैं। पहले बहुत होगी थ्योरी। रेगुलेटरी स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस क्या लिखेंगे? ऑब्वियसली 3 रिएक्शंस इसमें आएंगे, फर्स्ट वन, थर्ड वन एंड लास्ट वन, और इन्हीं की आपको ये रेगुलेशन साथ लिखनी पड़ेगी विद एंजाइम। ये इस तरह से ही यूएचएस में आता है। देन सेकंड वन इज सिनेरियो, व्हाई फ्लोरीन एडेड इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ब्लड। बहुत सिंपल, इसको एक सिनेरियो की फॉर्म में दिया जाता है। होता क्या, जो फ्लोरीन होता है बेसिकली ये इनहिबिट करता है एनोलेज को। जब एनोलेज को इनहिबिट हुआ, ऑब्वियसली ये जो प्रोसेस हो रहा है ये इनहिबिट मतलब कि पायरोवेट नहीं बनेगा, मतलब कि ग्लाइकोलाइसिस इनहिबिट हो जाएगी। सो बेसिकली ये इसलिए डाला जाता है ताकि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस उस ब्लड में इनहिबिटेड हो। ठीक है, नेट प्रोडक्शन जनरेटेड इन ग्लाइकोलाइसिस। ओके, कैलकुलेट करते हैं ना यार। ओके, हमारे पास कैसे प्रोडक्शन होती है, हम इसके लिए एक छोटी सी चीज़ देख लेते हैं। ये देखें, मैंने लिखा हुआ है। हमने कहा था सबसे पहले कि यहाँ पे 2 ATP हमने यूज़ करनी है एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज में। सो हमारी 2 ATP तो यूज़ हो गई। कितनी हो गई यूज़? 2 ATP यूज़ हो गई। अब ATP प्रोड्यूस कितनी होगी, इसके लिए हमने अब एनर्जी जो हमारा दूसरा फेज़ था, एनर्जी गेनिंग फेज जिसे हम कहते हैं वो, ठीक है, उसको देखा। अब जनरेटिंग या गेनिंग फेज एक ही चीज़ है। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा था, इसमें 1 2 3 4 ATPs बन गए, लेकिन साथ में यार ये NADH भी तो बन रहा है। अब NADH कितने ATP बनाएगा आपके ख्याल से? मेरे ख्याल से 2 या 3। नो, मैं बताता हूँ। लिप्टन के अकॉर्डिंग 3 बनाता है, हार्पर के अकॉर्डिंग 2 बनाता है, और न्यू इन्वेस्टिगेशन थ्योरी जो यूज़ की जाती है वो भी 2.5। ठीक है, सो आपने 2.5 चेक करना है, आपने नहीं 3 कहना। और जो हमारे MCQ प्रॉफ में भी आते हैं वहाँ पे भी उन्होंने एज ए 2.5 को ही वैल्यू को लिया होता है। सो हमारे पास बेसिकली 2 NADH बन रहे थे, जो कि बना रहे थे ATPs कितने? 2.5। अब 2 ये हैं तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 को, और 5 ATP हो गए, और 4 ATP वैसे ही बन रहे थे। ठीक है, ओके हो गया। अब हम इन सब को प्लस माइनस करते हैं। अब हमारे पास ये दोनों मिलाएं तो 9 बनते हैं। अब 2 इसमें से हमने यूज़ करवा लिए थे, तो टोटल कितने बच गए? 7 ATP। MCQ और SCQ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन है बाईपास रिएक्शन अकरिंग इन RBCs। बाईपास रिएक्शन क्या होता है? बाईपास रिएक्शन बेसिकली हम कहते हैं ना बाईपास से होके जाए, यानी कि एक रूट और ले ले, एक अलग सा रास्ता एक ऊपर से, बेसिकली वही काम हो रहा है। जो फ्रक्टोज 1,3-बिसफॉस्फेट से फ्रक्टोज 3-फास्फोग्लिसरेट में एक रिएक्शन हो रहा था, और यहाँ पे ATP यूज़ हो रही थी, और फास्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम यूज़ हो रहा था, सारा कुछ हो रहा था। इसमें क्या था, इसमें क्या होता है कि RBCs में ये बेसिकली इस रूट को फॉलो नहीं करता, उल्टा रूट फॉलो करता है। म्यूटेज की प्रेजेंस में बनाता है 2,3-BPG। ठीक है, फ्रक्टोज 2,3-बिसफॉस्फेटेज, सॉरी, ठीक है, 2,3-बिसफॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में फास्फेटेज ने एक्ट किया। अब फास्फेटेज ने जैसे ही एक्ट किया अपना फॉस्फेट रिमूव किया। अच्छा, ट्रिक नंबर 3, जहाँ पर फास्फेटेज का वर्ड आएगा वहाँ का मतलब होगा रिमूवल ऑफ फॉस्फेट। काइनेज आएगा, एडिशन ऑफ फॉस्फेट। ये दोनों जो है वो एंटागोनिस्टली यूज़ होंगे आगे जाके, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, इन्होंने इसको यूज़ किया और फिर कन्वर्ट हो गया 3-फास्फोग्लिसरेट को। देखो ना, एक अलग सा रास्ता है। अब इन्होंने किसको फॉलो नहीं किया? बेसिकली जो एक नॉर्मल पाथवे था ये वाला, ये देखें ये वाला, अब यहाँ पे वो 2-3 में चला गया 1-3 वाला। ठीक है, ये फॉलो नहीं हुआ, और इसकी वजह से ये जो ATP प्रोड्यूस हो रही थी ये नहीं होगी RBC में। ये अगेन MCQ पॉइंट और SCQ पॉइंट। इट हेल्प इन ऑफलोडिंग द ऑक्सीजन, क्योंकि ये बेसिकली एफिनिटी को, RBC की एफिनिटी को फॉर ऑक्सीजन कम कर देता है और इजीली ऑफलोड हो सकती है।
और इस तरह से इसमें एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होती। उसके बाद एक क्वेश्चन लास्ट वन, व्हाट इज आर्सेनिक पॉइजनिंग। दो तरह के इसमें कंपोनेंट आ जाते हैं, आर्सिनेट, आर्सिनाइट। आर्सिनेट इज पेंटावेलेंट, आर्सिनाइट इज ट्राइवेलेंट। जो बेसिकली पेंटावेलेंट है ये ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट करता है, और ट्राइवेलेंट T40 TCA को इनहिबिट करेगा, जो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे इनहिबिट करेगा। इनहिबिट करता कैसे, होता यूं है, जो हमारे पास एक नॉर्मल रिएक्शन चल रहा होता है, जो कि ग्लिसरॉल 3 एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1 3 बिसफॉस्फेट एंड 3 फॉस्फो ग्लिसरेट, ठीक है, 2 फॉस्फो ग्लिसरेट और फिर फॉस्फेनोल पायरोवेट और पायरोवेट में जा रहा था, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये भाई साहब करते हैं 3 फॉस्फो एल्डिहाइड को कहते हैं तुम कन्वर्ट हो जो किसमें, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। मैं आपको ज़रा जो हमने पढ़ा है वहीं से दिखा देता हूँ। ये क्या कहते हैं, इस वाले रिएक्शन को कहते हैं तुम कन्वर्ट हो जो इसमें। अब होता क्यों, इसकी वजह से होता क्या, पॉइजनिंग है ना, तो इसने कुछ नुकसान तो देना है। नुकसान इस तरह से देता है, ना ये रिएक्शन होता है ना ये होता है, मतलब कि ना NADPH प्रोड्यूस होगा, NADH प्रोड्यूस होगा, ना ATP, ना कोई प्रोडक्शन हो पाएगी एनर्जी की। इन रिजल्ट ऑब्वियसली बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी एनर्जी की, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगी। इस तरह से आर्सेनेट पॉइजनिंग होती है, ठीक है। प्रोसेस याद रखिएगा, होपफुली आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।